इसमें एक दो नाम और है, ठीक ना। एक तो नाम है तुम्हारा शूमेकर का। शूमेकर ने क्या किया था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल एंड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड गांधीयन प्रिंसिपल्स इनटू इट। गांधीयन प्रिंसिपल्स इनटू इट। शूमेकर, इसने एक किताब लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और इस किताब में इसने क्या इनकॉर्पोरेट किया था? गांधीयन प्रिंसिपल्स, यानी गांधी की जो प्रिंसिपल्स थे, गांधीयन प्रिंसिपल्स, ये इसने इनकॉर्पोरेट किया था। राइट इट। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, इसने किसके बारे में बात की थी? दिनों बोलो। अभी तो लिखा हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने किसके बारे में बात की थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एट द एंड ऑफ माय लेक्चर हम सब कुछ देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी उनको एक बुक में लिखा गया था। उस बुक का क्या नाम है? यस, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में जो भी लिखा हुआ था, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन अ बुक, और उसका नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट की जो भी फाइंडिंग्स थी उनको एक बुक में इनकॉर्पोरेट किया गया था। दिस वाज नेम ऑफ द बुक। नेम ऑफ द बुक क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ओनरशिप समझते हो? मालिकाना हक, कि उसका मालिक कौन है, उसके बेसिस पर रिसोर्सेज के क्या क्या ये क्लासिफिकेशन है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, कम्युनिटी। गुड, इतने ही क्लासिफिकेशन है। ये सीधा सीधे 3 मार्क्स का आ जाएगा। 3 मार्क्स का आ जाएगा तो उसको एक्सप्लेन कर देना है। नेशनल रिसोर्सेज क्या है? ओन्ड बाय नेशन। इंडिविजुअल रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल। कम्युनिटी रिसोर्सेज ओन्ड बाय कम्युनिटी। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, वो किसी नेशन का नहीं हुआ। ठीक, और उसका सबका एग्जांपल दे दोगे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में सन बोल दोगे, मून बोल दोगे, मार्स बोल दोगे, जुपिटर बोल दोगे। नेशनल रिसोर्सेज में रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स, ये सब बोल दोगे। कम्युनिटी रिसोर्सेज में पब्लिक वेल या पब्लिक पार्क बोल दोगे। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में खुद का मोटरसाइकिल, खुद का स्कूटी, सब एग्जांपल दे सकते हैं। अरण्या बताओ डेवलपमेंट के बेसिस पर। पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व। ठीक है, पोटेंशियल, उस रिसोर्स को सिर्फ हम अपने एबिलिटी टू यूज नहीं रहने के कारण यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे राजस्थान में ढेर सारा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बट बिकॉज ऑफ आवर इनएबिलिटी टू यूज देम हम यूज नहीं कर पाते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स तो है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सोलर प्लेट्स हैं, इसके मदद से सौर ऊर्जा को इकट्ठा कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू यूज इट। व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर इनएबिलिटी टू यूज देम। ठीक है, स्टॉक, स्टॉक बताओ तृप्ति, स्टॉक क्या हुआ? हाँ, हमारे पास अवेलेबल है प्रचुर मात्रा में, जैसे पानी काफी अवेलेबल है, बट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, इसीलिए वी आर अनेबल टू यूज दिस। काफी है ना, पानी की कमी है, जहां जहां पानी है, अगर हम उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये कर लें, अलग अलग कर लें, कितना फायदा होगा। ऑक्सीजन कोरोना वाले में सबको मिल जाता ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से कुछ लोग हाइड्रोजन बॉम्ब बना लेते हैं, एटम बॉम्ब से भी ज्यादा हेवी रहता है कि नहीं? तो जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन वो स्टॉक में है, पूरा है स्टॉक में, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 3 या 5 मार्क्स का आ जाता है, और आएगा तो आराम से लिख दोगे तुम लोग। ठीक है, अब
अब जैसे उसी दिन हम ये कराना चाहते थे लेकिन टाइम निकल गया था। अब अगला जो है दिस इज अबाउट रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट? रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना चाहिए? अब समझो, हमारा देश है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, झारखंड है, अलग अलग राज्य हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, समझ रहे हो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या कि बिहार में भी 10 ग्राम सोना, राजस्थान में भी 10 ग्राम सोना? नहीं है। कुछ जो स्टेट्स हैं दे आर रिसोर्स रिच, दे आर रिच इन रिसोर्स, और कुछ जो स्टेट्स हैं वहां पर रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत इसलिए होती है कि जो स्टेट्स रिसोर्सेज में रिच हैं वहां पर रिसोर्स डेवलपमेंट करके जो स्टेट्स रिसोर्सेज में कम है वहां हम पहुंचा रहे हैं, ठीक ना? इसी के लिए करते हैं, ठीक है? तो ये लिखो, अनइक्वल एंड अनइवन, अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कहीं पर भी, चाहे इंडिया में ही या कहीं पर भी, क्या होता है? देयर इज अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ रहे हो? ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। कहीं पर कोई रिसोर्स ज्यादा है, कहीं पर कोई रिसोर्स कम है। जैसे मान लो ये एक स्टेट है और ये दूसरा स्टेट है। पता चला एक ए रिसोर्स है, ये यहाँ पर ज्यादा है, बी रिसोर्स यहाँ पर कम है। दूसरा स्टेट है, वहां पर ए रिसोर्स कम है और बी रिसोर्स ज्यादा है। अब हम लोग इंडिया एज अ नेशन के हिसाब से सोचते हैं ना। इंडिया एज अ नेशन के हिसाब से सोचेंगे तो जहां पर ज्यादा है वहां का रिसोर्स यूज करके जहां कम है वहां की मदद कर दे, और जहां पर इधर ज्यादा है तो वहां से लेकर जहां पर कम है उसकी मदद कर दे। अगर जब हम इंडिया एज अ नेशन की सोचते हैं, समझ लो, दिस इज क्लियर? ठीक है। अब हम लोग आते हैं रिसोर्स प्लानिंग करते कैसे हैं। रिसोर्स प्लानिंग करते कैसे हैं? 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। एक हो गया तुम्हारा, सबसे पहला जो स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हो गया प्लानिंग स्ट्रक्चर, प्लानिंग स्ट्रक्चर। और तीसरा हो गया अलाइनिंग इट विथ डेवलपमेंट ऑफ नेशन, अलाइनिंग इट विथ डेवलपमेंट ऑफ नेशन। रौनक को बोल देना जो एकदम नहीं सुनना चाहते हो उसका, नेशन हो गया। तुम लोग को जितना रिलीफ देना था हमको हो गया। अब एग्जाम तक कुछ नहीं, एग्जाम तक कूट के रखेंगे, समझे? एकदम निश्चिंत रहो। हम या तो पढ़ा देंगे या तो भगा देंगे, तंग होके या तो भाग जाओगे या तो पढ़ लोगे। तीसरा हम विकल्प नहीं देने वाले हैं। कोई जोक वोक नहीं मारेगा। पढ़ाई इज नॉट अ जोक, एंड आई टेक माय जॉब सीरियसली। हम खूब मेहनत करते हैं, ठीक ना? तो जो रिसोर्स प्लानिंग है इंडिया में, उसमें 3 स्टेप्स हैं। इंडिया में ही नहीं, कहीं पर भी रिसोर्स प्लानिंग होगा तो 3 स्टेप्स विल बी इन्वॉल्व। पहला है आइडेंटिफिकेशन। तुम आइडेंटिफाई करोगे कि कहां पर कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि कौन सा रिसोर्स कहां पर है, कौन सा रिसोर्स कहां पर है। वी विल आइडेंटिफाई कि किस रीजन में कौन सा रिसोर्स मिल रहा है। तो पहला स्टेज हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब इसके लिए हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुने होंगे। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बता रहे हैं ऐसे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है? सर्वे करती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या इन्वॉल्व है? मैपिंग करोगे, मैपिंग करोगे, एस्टिमेट करोगे। एस्टिमेट किस चीज का करोगे? यू विल डू ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कि कौन सा रिसोर्स किस क्वांटिटी में कहां पर है और उसका क्वालिटी क्या है। मान लो रिसोर्स बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उस रिसोर्स को निकालने की कोशिश करोगे?
सोना है, 100 खरा सोना नहीं है, 50 खरा सोना है, तो उसको निकालने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। तो इसीलिए हम लोग मैपिंग करते हैं, या इसको सर्वेइंग भी कह सकते हो, और इसके बाद कह सकते हो कि वी डू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव estimation and measurement of resources। ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पहले सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई किए, मैपिंग किए कि कौन से राज्य में, किस स्टेट में वो रिसोर्स अवेलेबल है, फिर सर्वे करते हैं और हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। किस लिए करते हैं समझ रहे हो? क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तुम वहां मेहनत करोगे? नहीं करोगे। क्वालिटेटिव, क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है लेकिन बहुत कम है। तुमको पता चला अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोग्राम सोना है, एकदम खरा सोना है, 100% सोना जिसको बोलते हैं, 99 का 100 कैरेट गोल्ड, क्या कहते हैं, 16 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, सही बताया, 24 कैरेट गोल्ड है, लेकिन पता 1 किलोग्राम है। करोगे वहां पर? नहीं करोगे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो हम देखेंगे कि कहां करना फिजिबल है, समझ रहे हो? ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं हम लोग, क्या है? प्लानिंग स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट का ही था, प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब प्लानिंग स्ट्रक्चर में समझो, हमने जो फर्स्ट क्लास में बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये क्या करते हैं? दे इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस दे एक्सेलरेट आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद है? प्लानिंग स्ट्रक्चर वही चीज है। प्लानिंग स्ट्रक्चर यानी कि यू विल मेक अ प्लान कि उस रिसोर्स को हम कैसे अवेल करें अपने लिए, उस रिसोर्स को हम अपने लिए कैसे यूज करें, उसका एक प्लान बनाओगे। प्लान बनाओगे, उसके बाद तुम देखोगे कि ये स्किल किसके पास है, ये जो टेक्नोलॉजी है या जो ये स्किल है जिसके पास है, उसी के पास जाओगे ना उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लो स्टील निकला कहीं पर, तुम टाटा के पास जाओगे। पेट्रोल निकला, तुम मान लो रिलायंस के पास जाओगे या ब्रिटिश पेट्रोलियम के पास जाओगे। विंड एनर्जी निकला तो सुजलॉन एक कंपनी है जो कि विंड एनर्जी में काम करती है, उसके पास जाओगे। समझ रहे हो? तो ये जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है वो यही है कि हम उस रिसोर्स को कैसे अवेल करें अपने लोगों के लिए, और उसके लिए क्या क्या चाहिए? यू नीड टेक्नोलॉजी एंड यू नीड इंस्टीट्यूशंस। तुमको भी आता है, तुमको भी आता है, लेकिन 2 लीटर तेल निकालने में तुम 2 लाख रुपया ले लोगे, समझ रहे हो? तो यू बिकम इकोनॉमिकली अनवायबल। रिलायंस के पास टेक्नोलॉजी है, वो एक बार में 1 लाख लीटर निकालेगा और उसका 5 लाख रुपया लगेगा। समझ लो इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज एन इंडिविजुअल ऑलवेज हैज सम लिमिटेशंस, जो कि इंस्टीट्यूशन के पास लिमिटेशन नहीं है। उसके पास सारे मशीन है, सब कुछ है, लोग हैं, उसके पास स्किल फोर्स है। ठीक। तीसरा आया अलाइनिंग इट विद डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी कि उससे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन कैसे होगा ये भी हमको देखना है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने पढ़ा, देयर आर सम स्टेट्स व्हिच आर रिच इन सम रिसोर्सेज एंड डेफिशिएंट इन सम अदर। अब जैसे देखो ये इंडिया है, ये हमारा कोस्टल लाइन है, ये हमारा कोस्टल लाइन है कि नहीं है? अब जहां जहां भी कोस्ट पड़ता है, ये जितने भी स्टेट्स होंगे, केरल हो गया या तमिलनाडु हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया या महाराष्ट्र हो गया, यहां पर टाइडल एनर्जी मिलेगा। समुद्र से टाइड्स निकलते हैं, उसके एनर्जी का अगर हम यूज कर ले तो दैट इज कॉल्ड एज टाइडल एनर्जी। लेकिन ये टाइडल एनर्जी बिहार में मिलेगा, बिकॉज बिहार इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट। हम चारों तरफ लैंड से घिरे हुए हैं, समुद्र के अंदर तो नहीं है, समुद्र से सटे हुए तो नहीं है। उसी तरह अब जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वहां मिनरल रिसोर्सेज और कोल काफी मिलते हैं। उसी तरह राजस्थान में चले जाओ, ये राजस्थान में चले जाओ, यहाँ क्या मिलता है? सोलर एनर्जी। राजस्थान में क्या मिलता है? सोलर एनर्जी। तो वी नीड टू align our resource planning with our need for development of nation। अब जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी
होता कि जिस स्टेट में होता है सिर्फ वहीं के लोगों को बिजली देती है, वो कहीं भी बिजली देती है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, जहां के लोगों को जरूरत होगी वहां के लोगों को देती है। ऐसा नहीं कि मुंगेर में आ गया तो मुंगेर का किसी को एनटीपीसी बिजली नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि जिन रीजन्स में बिजली नहीं है उनको भी बिजली मिले। समझ लो? तो रिसोर्स प्लानिंग का 3 स्टेप समझ गए। पहला क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? मैपिंग, सर्वेइंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मेजर करोगे ना कि कितना रिसोर्सेज है, किसके पीछे हमको जानना चाहिए, इसके पीछे दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। समझ लो? किसके पीछे दिमाग लगाने से फायदा है। दूसरा क्या हो गया? प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर समझ गए? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस यू विल एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स। और तीसरा है अलाइनिंग इट विद डेवलपमेंट ऑफ नेशन। नेशन एज अ ओवरऑल डेवलप करे, ये भी तो एक नीड है। जहां आप जैसे टाइडल एनर्जी यहां से लिए, इधर से टाइडल एनर्जी का हमने कुछ यूज किया और इस स्टेट को सफिशिएंट है, तो जिस स्टेट में नहीं है इसकी मदद से वहां हम बिजली पहुंचाएंगे। अगर मान लो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो, और ये स्टेट सेल्फ सफिशिएंट है, तो जहां भी जरूरत होगी एज अ नेशन वहां हम लोग इसका यूज करेंगे। गॉट इट? लिख लिए? लिख लिए ना? ठीक है। दिस इज द मेन रीजन अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच वी डू रिसोर्स प्लानिंग। समझ रहे हो? क्योंकि सब जगह इक्वल अमाउंट में नहीं मिलता है, इट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया। गॉट इट? एकदम साइंस है। अगर आर्ट्स सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट है जिसको साइंस कह सकते हो, दैट इज ज्योग्राफी। ठीक ना? अच्छा, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया है? हाँ, 5 ईयर प्लान हम लोगों ने बनाया है। 5 ईयर प्लान कौन बना देता है? देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज प्लानिंग कमीशन। देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज प्लानिंग कमीशन। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के हिसाब से अगर कहोगे तो हम लोग 5 ईयर प्लान बनाते थे। ठीक ना? Which was done by planning commission. आज की तारीख में स्टेटस क्या है? प्लानिंग कमीशन इज नो मोर देयर। प्लानिंग कमीशन हैज बीन अबॉलिश्ड। जैसे नेपोलियन ने क्या अबॉलिश किया था? प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक ना? नेपोलियन ने क्या अबॉलिश किया था? प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये प्लानिंग कमीशन को मोदी जी ने अबॉलिश कर दिया और इसकी जगह अभी है नीति आयोग। अभी क्या है? नीति आयोग। ठीक ना? ये सब लिख दोगे ना, थोड़ा हो सकता है 100 से ज्यादा भी दे दे। ठीक ना? 101, 102 की बहुत अच्छा लिख दिया है। नीति आयोग ये सब है नहीं एनसीईआरटी में। ठीक ना? तो प्लानिंग कमीशन अभी नहीं है, उसकी जगह पर अभी क्या है? नीति आयोग। ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में। क्यों आए थे? क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था। इंडिया में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था और ब्रिटिशर्स के पास क्या था? टेक्नोलॉजी। ब्रिटिशर्स के पास क्या था? टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूशन जो कि उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। समझ रहे हो? तो एक चीज ये बताता है कि सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से आपका काम नहीं चल जाएगा। इंडिया है, रिसोर्सेज अवेलेबल, जब तक तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे विल यू बी एबल टू यूज दैट रिसोर्स? नहीं। तो ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। वो जो आते थे कि इंडिया में ढेर सारा रिसोर्स है, उसके पास टेक्नोलॉजी था, हम लोग टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थे, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वो आते थे टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे रिसोर्सेज को यूज करते थे। ठीक है? सबसे पहले तो लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इसमें किसी को कोई शक? लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। हमारे जो 95% ऑफ बेसिक नीड्स है ना, फूड, शेल्टर, ये सब हम कहां से पूरा करते हैं? लैंड से। लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब लैंड का अगर लिखना है तो ये क्या क्या सपोर्ट करता है? लैंड इट सपोर्ट्स, लिख लो साथ में लिखते चलो, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। पेड़ पौधे ये जो भी होते हैं ये कहां पर होते हैं? लैंड पर ही होते हैं। वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, जानवर कहां पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। हम लोग कहां पर रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग करते हैं कहां पर करते हैं?
कुछ लोग स्पेस में भी करते हैं, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ये तो तुम लोग समझते होगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जितने चीज है सबको यही सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। जानवर कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, आर्थिक गतिविधियां हम लोग कहाँ पे करते हैं? लैंड पे करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सबको कौन सपोर्ट करता है? लैंड सपोर्ट करता है। बस कहां चलता है? सड़क पर। सड़क कहां? जमीन पर। समझ लो, फोन से भी बात करते हो, टावर कहां लगता है? जमीन पर। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इतना काफी है लैंड के बारे में। लिख लिए, मिटा दे, हम लास्ट में देखेंगे। ठीक, लिखे मैन। लैंड जो है, लैंड इज एन एसेट ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड। कल को ओवरऑल जो दुनिया में जितनी जमीन है वो बढ़ जाएगा क्या? जितना है उतना ही रहेगा। तो लैंड इज एन एसेट ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड। यानी कि जितना लैंड है उसी का हम लोग को इस्तेमाल करना है। Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. Therefore, it is important to use available land with careful planning. क्योंकि ये इनफिनाइट नहीं है। मुंगेर का जितना लैंड एरिया है, ऐसा है कि बढ़ जाएगा। जितना है उतने ही में हमको जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी हमको करना है, डेवलपमेंट करना है, उतने ही में करना है। चूंकि दिस इज एन एसेट ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अवेलेबल लैंड विद केयरफुल प्लानिंग। क्यों? क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। अब इंडिया का जो रिलीफ फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हम लोग किसको कहते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलीफ फीचर्स। तो अब एक इसको मिटा दें, लैंड इज एन एसेट ऑफ अटमोस्ट ये फिनाइट मैग्नीट्यूड। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग केयरफुली प्लान करें। अब यहां पर क्या आता है? इंडिया। इंडिया में क्या है? अलग अलग तरह के चीज होते हैं। ये क्या हो गया? माउंटेन्स। ये क्या हो गया? और ये क्या है? ये प्लेन है। ठीक है, ठीक है। तो माउंटेन्स इंडिया में कितने परसेंट है? 30%। प्लेट्यू कितने परसेंट है? 27%। इसको लिख देते हैं। ये हो गया माउंटेन्स और ये हो गया प्लेट्यू। प्लेट्यू का एरिया कितना है? 27%। और ये हो गया प्लेन। प्लेन कितना है? 43%। ये तुम लोग को याद रखना है। इंडिया का जो टोटल एरिया है उसमें माउंटेन्स 30% है, प्लेट्यू 27% है और प्लेन 43% है। अब प्लेन में क्या होता है? एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी होती है ना प्लेन में। ह्यूमन सेटलमेंट, लोग रहते हैं। ये प्लेन का ये कह सकते हो। अब जैसे प्लेट्यू है, प्लेट्यू में क्या होता है? फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट होते ही नहीं होते प्लेट्यू में, फॉरेस्ट होते हैं। अब जब फॉरेस्ट है तो वहां मिनरल्स भी मिलेंगे। समझना, कनेक्शन समझना। फॉरेस्ट है इसलिए वहां पर मिनरल्स भी मिलेंगे और फॉसिल फ्यूल्स भी मिलेंगे। फॉरेस्ट है इसलिए वहां पर मिनरल्स भी मिलेंगे और फॉसिल फ्यूल्स भी मिलेंगे। और माउंटेन क्या रोल अदा करता है? माउंटेन से रिवर्स जाते हैं, माउंटेन से रिवर्स, इट हेल्प्स इन फ्लो ऑफ रिवर। ठीक, तो ये जो माउंटेन्स है हेल्प्स इन फ्लो ऑफ रिवर्स। और इसके अलावा इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। कुछ लोग कहते हैं तबीयत खराब है शिमला चले जाओ।
माउंटेनस रीजन है ना, वहाँ का मौसम थोड़ा मिजाज बदलेगा, मौसम बदलेगा तो आपका हेल्थ थोड़ा अच्छा रहेगा। इट हैज गॉट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑल्सो, ठीक है, इतना ही है। ये प्लेन्स में एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट के साथ इंडस्ट्री भी लिख देना, इंडस्ट्री भी लिख देना, एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट इंडस्ट्री। प्लेटो में क्या है, फॉरेस्ट, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स, और सीधा कनेक्शन समझना। प्लेटूज में फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट है यानी मिनरल्स मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे, और जो माउंटेन्स है वहां से रिवर फ्लो करता है। कितना एवरीथिंग इज इंटर कनेक्टेड, कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है, और दिस इज ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आल्सो। इतना ही है इन तीनों के बारे में। मिटा दे। टूरिज्म, वो जो हम बोले कि ठंडी है तो ये चले जाओ शिमला चले जाओ, क्या हो, टूरिज्म के हिसाब से लिखो, एक टूरिज्म लिख लो, टूरिज्म वुड बी मोर एप्रोप्रिएट, ठीक ना। तो टूरिज्म के हिसाब से भी ये जो माउंटेनस रीजन्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट। बोलते हैं ना कुल्लू मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ, क्या बोलते हैं लोग घूमने। ये समझ गए, माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं और प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स में क्या है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री एंड ह्यूमन सेटलमेंट। प्लेट्यू में क्या है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, और माउंटेन्स में क्या है, दे हेल्प इन फ्लो ऑफ रिवर्स, दे आर ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और टूरिज्म। कितना है, ठीक है, मिटा दें। इसके बाद हम लोग आते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। अब तुम लोगों में जिस तरह से लैंड यूटिलाइजेशन दिया हुआ है ना, तुम लोग को याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक ना। लैंड यूटिलाइजेशन जो दिया हुआ है तुम लोग को याद करने में दिक्कत होगी, तो हम उसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश किए हैं, ठीक ना। लैंड यूटिलाइजेशन देख लो, सीधा सीधी समझो। इसमें तुमको तीन ही एस्पेक्ट समझना है। कितने एस्पेक्ट समझने हैं, तीन एस्पेक्ट। पहला है, ये तो याद हो जाएगा, फॉरेस्ट। हम लोग को पढ़ना है कि इंडिया में जो लैंड्स अवेलेबल है उनका यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है। एक तो है कि फॉरेस्ट है, ऑलमोस्ट लेटेस्ट डेटा अगर देखो, लेटेस्ट डेटा अगर देखोगे तो आई थिंक 23.4% इज फॉरेस्ट, 23.3% मेरे पास पुराना है। तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो 23.3% है। अब तुमको याद करने के हिसाब से हमने बाकी एरिया को सिर्फ दो में बांट दिया है, समझ लो। एक हो गया एग्रीकल्चरल, एक हो गया एग्रीकल्चरल, और दूसरा हो गया नॉन एग्रीकल्चरल, दूसरा हो गया नॉन एग्रीकल्चरल। लिखेंगे हम लोग वही जो कि किताब में है, लेकिन वो जिस ढंग से दिया हुआ है उसको तुम लोगों को याद करने में हो सकती थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक ना। तो बेसिकली जो भी इंडिया का एरिया है वो किसमें डिवाइडेड है, लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन में हम लोगों ने दो काम कर दिया, एक तो फॉरेस्ट ले लिया, दूसरा एग्रीकल्चरल, और तीसरा नॉन एग्रीकल्चरल, ठीक। अब इसमें से हम लोग निकालते हैं, हम लोग वही पॉइंट्स लेंगे जो कि यहां पर है। नॉन एग्रीकल्चरल में एग्रीकल्चरल हो गया तुम्हारा जो तुम्हारे किताब में दिया हुआ है नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, यानी जितने एरिया में हम लोगों ने फार्मिंग की उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट सोन एरिया। अब कमिंग टू नॉन एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल इसमें आएगा तुम्हारा, मान लो बैरन लैंड है या वेस्ट लैंड है, वहां पर तुम खेती कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो एक तो हो गया बैरन एंड वेस्ट लैंड, ठीक है, ये समझ रहे हो। दूसरा हो गया तुम्हारा पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग। अब जो एरिया है पैस्चर्स यानी चारागाह, जहां पशु जाकर चरते हैं, ग्रेजिंग चरना हुआ। तो पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग के लिए जो एरिया है वहां पर तो तुम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे जो कैटल हैं या ये जो है भेड़ बकरी, इनका खाना क्या वही है ना। तो वो जो पैस्चर्स है वो भी तुम्हारा यूज में आ गया। इसके बाद एक डिफरेंशिएशन है कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, लिखो कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये वो जमीन होते हैं जिनमें मोर देन 5 ईयर्स से कल्टीवेशन नहीं हुआ है, समझ लो। फॉर मोर देन
5 years cultivation has not taken place. ठीक, तो नॉन एग्रीकल्चरल में जो बेसिक हुआ, बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन क्या हुआ? बंजर। वेस्ट क्या हुआ? जैसे रॉकी है, एरिड है, वहां पे भी तो हम लोग यूज नहीं कर सकते ना। एक है बैरन, जमीन ही ऐसा है कि तुम वहां पर कुछ कर नहीं सकते हो खेती, समझ रहे हो? बैरन समझ रहे हो? बंजर, बंजर भूमि हुआ बैरन। और वेस्ट लैंड मान लो पत्थर वाला है, वहां कर सकते हो। तो दिस इज बैरन एंड वेस्ट लैंड। पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग के लिए जो जमीन है, जानवरों के चरने के लिए चारागाह जो है। और तीसरा हो गया कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते किसको है? जिसमें 5 साल से ज्यादा हो गया है और वहां खेती नहीं हुई है। समझ गए? गॉट इट? मिटा दें इसको? ठीक है, मिटा दें, क्योंकि और भी है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा एक फैलो लैंड्स का कंसेप्ट है। इसके बाद आ जाता है फैलो लैंड्स का कंसेप्ट है। ये क्या हुआ? पड़ती जमीन। ये क्या हुआ? पड़ती जमीन। इसमें दो तरह के होते हैं। पड़ती जमीन में दो तरह के होते हैं। एक हुआ करंट फैलो लैंड और दूसरा हुआ अदर देन करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड, समझ लो? ये जो पड़ती जमीन हुआ, जिस जमीन को हम छोड़े हुए हैं, वहां पर कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर हो सकता है, लेकिन हम छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़े हुए हैं? उसका बहुत कारण हो सकता है। मान लो उसका डिमांड ही नहीं है, हमने एग्रीकल्चर कर दिया, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो हम जरूरत से ज्यादा क्यों करें? तो एक करंट फैलो लैंड हुआ। करंट फैलो लैंड कौन हुआ? जिसमें एक ही साल हुआ है और हमने वहां पर कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर नहीं किया है। और 1 से 5 साल तक जहां हम लोगों ने एग्रीकल्चर नहीं किया हुआ है, वो क्या होगा? अदर देन करंट फैलो लैंड। समझ गए? वो क्या होगा? अदर देन करंट फैलो लैंड। ये पड़ती जमीन है, ये दो तरह के हुए। एक हुआ करंट फैलो लैंड, जिसमें कितने साल से एग्रीकल्चर नहीं किए हैं? 1 साल। 1 साल करंट फैलो लैंड। तुम अभी पिछले चैप्टर में हो, यानी पिछले बोर्ड में हो, ठीक ना? दैट वाज कल्चरेबल वेस्टलैंड। समझ लो? फैलो लैंड यानी पड़ती जमीन में दो तरह का कंसेप्ट है। एक है करंट फैलो लैंड, जिसमें 1 साल से एग्रीकल्चर नहीं किए हैं। दूसरा है अदर देन करंट फैलो लैंड, जिसमें 1 से 5 साल और 5 साल से ज्यादा तक नहीं किए, तो उसको क्या कहते हैं? कल्चरेबल वेस्टलैंड। पिछले बोर्ड का तुम बता रहे हो, पिछले ब्लैक बोर्ड में जो लिखे थे, समझ रहे हो? इतना ही है, ठीक है। अब जैसे नॉन एग्रीकल्चरल यूज का कुछ और भी हो सकता है रीजंस। अब जैसे हमने वहां पे बिल्डिंग्स बना लिए, रोड्स बना लिए, रेलवेज बना लिए, सेटलमेंट्स बना लिए, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो गया। अब जैसे ये हमारे एरिया, ये नीतिबार, ये पूरा जंगल था, पता है कि नहीं? इसको पता होगा, रोहित को पता होगा। ये जो पूरा एरिया था, ये जंगल था। सुनिए, हाँ, हमको पता और उसको देखा भी है, बहुत पुराना है। ना देखे ना, ठीक ना? तो ये जो पूरा नीतिबाग है, ये जंगल था। आज की तारीख में यहाँ घर बन गए, रोड बन गए, तो अब ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो गया। इसके अलावा जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, ठीक ना? इतना ही है, इतना समझ जाओगे, सारे पॉइंट्स कवर्ड है। हम लोगों ने किस बेसिस पर किया है? फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, ठीक है? अब ये जो नॉन एग्रीकल्चरल की क्या क्या कारण हो सकते हैं? बिल्डिंग बन गया, रोड बन गया, रेलवेज बन गया, इसलिए भी नॉन एग्रीकल्चरल हो गया। अब मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, ये क्या हुआ? कई जगह देखे होंगे पेड़ है, पेड़ ऑलरेडी से छोटे छोटे, चाहे इधर से जो जाओ ना तुम, ये भागलपुर की तरफ, बीच में तुमको नजर आएगा कुछ झाड़ी वाड़ी टाइप का, ये सब श्रब्स टाइप का जो नजर आएगा, वो क्या है? वो तो एग्रीकल्चर भी नहीं है, ऐसा ही वो खड़ा हो गया है। उसको हम लोग हटाते भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को उससे अपनी सेफ्टी भी नजर आती है।
तो उसके कारण मेरा एरिया थोड़ा सेफ है। तो वहां तो हम एग्रीकल्चर भी नहीं करते हैं, उसको हम हटाते भी नहीं है, तो वो हो गया मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोथ। यानी जहां पर पेड़ वगैरह ऐसे ही लगे हुए हैं, पेड़ वगैरह ऐसे ही लगे हुए हैं, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन उसको हम हटाते भी नहीं है, समझ लो। यानी उस जगह का हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। इधर से रास्ते में जाओगे, डीएवी के आगे होते हुए भागलपुर की तरफ जाओगे, तुमको दाएं तरफ में दिखाई पड़ेगा मिन्नत नगर वाला जो एरिया है, दाएं तरफ दिखाई पड़ेगा, ढेर सारा ऐसे ही झाड़ी झाड़ी हुआ बड़ा 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 श्रब्स ये है, उसको हटाते भी नहीं है। तो वो क्या हो गया, मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोथ। समझ गए? इतना ही है हम लोग के में लैंड यूटिलाइजेशन में, इतना ही है। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, ठीक ना, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका हम एक बार रिकैप कर देते हैं, और समझ लोगे ना, तो ये चीजें जैसे ही एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, सारा चीज तुम लिख दोगे। लैंड यूटिलाइजेशन में तीन ही चीज है, पहला हो गया फॉरेस्ट, दूसरा हो गया एग्रीकल्चर, तीसरा हो गया नॉन एग्रीकल्चरल। अब एग्रीकल्चरल में नेट सोन एरिया आया, जहां जहां हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो क्या हो गया, नेट सोन एरिया हो गया। अब नॉन एग्रीकल्चरल में आते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल में हम लोग ने क्या पढ़ा है, बैरन एंड वेस्टलैंड, पैस्चर जो लैंड हम लोगों ने पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया है, फिर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोथ के लिए छोड़ दिया है, ठीक। कल्चरेबल वेस्टलैंड है, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या है, जो कि 5 साल से ज्यादा जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, वो क्या हो गया, कल्चरेबल वेस्टलैंड। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फैलो लैंड्स के कंसेप्ट पर। फैलो लैंड्स क्या हुआ, ये नॉन एग्रीकल्चर ही हुआ है, समझ लो। आज की तारीख में तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉन एग्रीकल्चर का ही एस्पेक्ट है, ठीक ना, नॉन एग्रीकल्चर के अंडर इसको रहना। फैलो लैंड में दो तरह के हैं, एक हो गया करंट फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड यानी साल भर से खेती नहीं की है। अदर देन करंट फैलो लैंड यानी 1 से 5 साल तक खेती नहीं किए हैं, और 5 साल से ज्यादा हो गया तो उसको क्या कहते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड। और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का एक कारण ये भी है, बिल्डिंग्स बन गया, रोड्स बन गया, रेलवेज बन गया, तो वहां पे एग्रीकल्चर होगा, नहीं होगा। इतना ही है तुम लोगों को, इतना लिख दोगे, अगर ये आया यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट जोन एरिया पे आते हैं। एक कंसेप्ट है नेक्स्ट जोन एरिया का। अब एक कंसेप्ट आता है ग्रॉस क्रॉप एरिया का और नेक्स्ट जोन एरिया का, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब देखो, ये मान लो इंडिया के एरिया हो गया, ठीक है, ये एरिया मान लो हो गया x, ये एरिया हो गया y, ये एरिया हो गया z, ये एरिया हो गया u, ठीक है। अब हम लोगों ने मान लो एग्रीकल्चर 3 ही जगह में किया है, u में हम लोगों ने किया ही नहीं, u में हम लोगों ने किया ही नहीं, x में किए, y में किए और z में किए, तो हमारा नेक्स्ट जोन एरिया क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z, ये हो गया हमारा नेक्स्ट जोन एरिया। अब समझो, निखिल जी बहुत चालू हैं, पानी वाला बिजनेस किया, अब खेती वाला बिजनेस किए हैं, एक्स में वो 3 बार कर दिए, कितना बार, 3 बार। दूसरी जगह पहाड़ पे वाई में भी 2 बार कर दिए, वाई में भी 2 बार कर दिए। अब आता है द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया। क्या आता है, ग्रॉस क्रॉप एरिया। इसमें क्या कहते हैं, नेट सोल एरिया जो हुआ प्लस जितनी बार हमने एक्स्ट्रा खेती की है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो अब ग्रॉस क्रॉप एरिया में क्या आएगा, x इंटू 3x, 2 इंटू y 2y प्लस z, समझ गया। नेट सोन एरिया यानी जितने में मैंने रोपा, जितने में मैंने रोपा, कितना बार रोपा कितना बार नहीं किया उससे मतलब नहीं, एक बार भी रोप दिए तो वो हमारे नेट सोन एरिया में आ गए, समझ गए। और ग्रॉस क्रॉप एरिया मतलब कि नेट सोन एरिया प्लस जितनी बार ज्यादा किया, यहाँ पर क्या नेट सोन एरिया हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर 2 बार और किए यानी 2x, और यहाँ पर 1 बार और किए यानी y, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस y। लिख लो इसका जो डेफिनेशन है, जो एनसीईआरटी कहता है। एनसीईआरटी कहता है एरिया सोन मोर देन वंस, एरिया
sown more than once in an agriculture year. In an agricultural होना चाहिए, हाँ, in an agricultural year plus net sown area, ठीक है। और नेट सोन एरिया हो गया एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। नेट सोन एरिया हो गया एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। एक बार भी साल में अगर हमने रोपाई कर दी तो वो किसमें आएगा? नेट सोन एरिया में। और ग्रॉस क्रॉप एरिया एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया। ये कंसेप्ट समझिए, 2-3 बार कर दिए तो उसको ग्रॉस क्रॉप एरिया में लिखेंगे। इससे नेट सोन एरिया नहीं बढ़ेगा, 2 बार कर दिए तो नेट सोन एरिया तो वही रहेगा, उतना ही हो। नेट सोन एरिया कब बढ़ता? अगर यू वाले किसी पोर्शन में हम कर देते तब नेट सोन एरिया बढ़ता, जहां हमने नहीं किया था। What is the concept of net sown area and gross cropped area? Land use pattern in India. अब ये जो लैंड यूज है दिस इज डिटरमिन बाय 2 फैक्टर्स। लैंड यूज है इसे हम डिटरमिन करते हैं 2 फैक्टर से। पहला है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। पहला है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या है? टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। इसमें आ गए टोपोग्राफी, दूसरा आ गए क्लाइमेट और तीसरा आ गए सॉइल टाइप्स। ये तीनों क्या हो गए? दीज आर फिजिकल फैक्टर्स। ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि इंडिया में लैंड यूज क्या है। इसके बाद आते हैं ह्यूमन फैक्टर्स पे। ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? इट इज योर पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बाद है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और इसके अलावा है कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन समझाते हैं इसको 2 मिनट में, समझ जाओगे, ठीक ना। और याद करने के लिए 2 कीवर्ड्स बताते हैं। टीसीएस का नाम सुने हो? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस। तो फिजिकल फैक्टर्स के बेसिस पर अगर तुमको याद करना है जस्ट रिमेंबर टीसीएस। उसके बाद एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। सुने हो? पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नहीं सुने हो? याद कर लेना। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन मतलब क्या हुआ? पीटीसी, ठीक है। तो लैंड यूज क्या होगा? दिस इज डिटरमिन्ड बाय टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। टोपोग्राफी कैसे डिसाइड करता है? टोपोग्राफी क्या होगा? हिली रीजन है, माउंटेनस रीजन है, प्लेन रीजन है या प्लेट्यू रीजन है, इसी को हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं। रिवर्स है क्या? वहां पे टोपोग्राफी क्या है? तो उसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि नहीं होगा कि लैंड यूज क्या होगा। अगर हमको ऐसा इंडस्ट्री लगाना है जहां पर पानी का बहुत ज्यादा काम पड़ेगा तो हम कोशिश करेंगे कि रिवर के नजदीक में लगाए, यानी लैंड यूज, समझ रहे हो। अगर हमको ऐसा कोई इंडस्ट्री लगाना है जिसमें कि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, कोल की जरूरत पड़ेगी, तो हम वैसी जगह जाएंगे जहां पर नजदीक में कोल की अवेलेबिलिटी हो। अब जैसे जो टाटा लोग थे, ये लोग जो टाटा में आए एस्टैब्लिश किए, उसका एक बहुत बड़ा कारण था अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। ये तुम लोग पढ़े हो गया, आई थिंक, क्या पता नहीं रिमूव कर दिया हुआ चैप्टर 9th में पढ़ते हैं, इसमें भी है, ठीक है। क्लाइमेट, किस टाइप का क्लाइमेट है इस पर भी डिपेंड करता है लैंड यूज। बहुत ठंडा क्लाइमेट है, लद्दाख में जाके रहोगे, साइबेरिया में जाके रहोगे, हाँ। तो क्लाइमेट कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा हॉट या बहुत ज्यादा कोल्ड इसमें लोग नहीं जाओगे रहने के लिए। सॉइल टाइप्स, किस टाइप का सॉइल है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां का लैंड यूज क्या होता है। अब जैसे
तुमको कॉटन का खेती करना है, कॉटन का खेती करना है तो यू विल गो टू महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में देयर इज ब्लैक सॉइल। समझ लो सॉइल टाइप पे कैसे लैंड यूज डिपेंड करता है। अगर तुमको कॉटन का खेती करना है तो यू नीड ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलता है? महाराष्ट्र में। तो यू विल गो टू महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए यू रिमेंबर टीसीएस। और दूसरा है ऑन द ये ह्यूमन फैक्टर्स। ये क्या है? दिस इज ह्यूमन फैक्टर्स। ये तो हो गया फिजिकल फैक्टर्स और दूसरा हो गया ह्यूमन फैक्टर्स। लैंड यूज, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी से कैसे डिसाइड होता है? याद करो भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस कांड में पीपुल वेर अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री था वो शहर के ही पास था। अब क्या हुआ? उसके बाद डिमांड होती कि नहीं, जो भी इस तरह के फैक्ट्री वगैरह होंगे वो शहर से दूर होंगे। क्यों? तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिसाइड्स कि किस तरह का लैंड यूज तुम कर सकते हो। फैक्ट्री बनाना है, वो भी केमिकल वाला फैक्ट्री बनाना है, यहाँ पे नहीं देगा, सकरपुर में भी नहीं देगा, उससे भी दूर चलेगा तुमको, जहाँ पर आबादी नहीं हो वहां पर आप लैंड यूज कीजिए, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड टू बी डेंजरस। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से भी डिसाइड होता है। अब जैसे हैदराबाद, देखते देखते हैदराबाद में ढेर सारे लोग आ गए। क्यों? इट हैज बिकम एन आईटी हब। पुणे में भी देखते देखते ढेर सारे लोग वहां बसे कि नहीं बसे? क्यों बसे? इन्फोसिस है, टीसीएस है, जितना तुम सोच सकते हो सारी कंपनियां वहां पर है। तो उसने अपना टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी डेवलप किया। मुंबई क्या है? मुंबई में कहने को कुछ है नहीं, रिसोर्स कुछ है नहीं, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स। मुंबई में क्या है? मुंबई इज अ फाइनेंशियल कैपिटल। मुंबई में बेसिकली देयर इज ह्यूमन रिसोर्स वहां कुछ नहीं है, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स है और रिसोर्स की कदर है। तो हिंदुस्तान भर से लोग मुंबई आते हैं। आई बीन इन मुंबई फॉर एटलीस्ट आई थिंक 7 or 8 years। तो ह्यूमन रिसोर्स वहां का बहुत तगड़ा है। तो इसके कारण मुंबई हैज बिकम फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी डिसाइड करती है लैंड यूज। समझ रहे हो? वित्तीय बैंकिंग सेक्टर है, सबका कैपिटल क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। ये सब कहाँ है? मुंबई में है। तीसरा आता है कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब कल्चर एंड ट्रेडिशन में तो झिंगा डाला हो ये सब कहाँ रहता है? जंगले में रहेगा। समझ लो? कल्चर एंड ट्रेडिशन भी डिसाइड करता है, उसको नहीं मतलब है, उसको शहर में नहीं आना है, वहीं रह के उसको झिंगा डाला करना है। क्यों? बिकॉज ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। गॉट इट? तो इसको याद रखने के लिए जस्ट रिमेंबर 2 कीवर्ड्स, टीसीएस एंड पीटीसी। टीसीएस है टी फॉर टोपोग्राफी, सी फॉर क्लाइमेट, एस फॉर सॉइल टाइप्स, पीटीसी पी फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड सी फॉर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। आई होप कि तुम लोग को ये याद भी हो गया।